हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग बनाई गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को बनाया गया है जो बंगाल में एक घटना आयोजित हुई थी उसे। संदेश खाली की घटना से पूरा देश आक्रोशित। संदेश खाली की घटना ये थी कि जब ईडी की टीम वहाँ पर छापेमारी के लिए गई थी तो उन पर हमला किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद जो टीएमसी के नेता थे उन्होंने वहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण भी किया था। उसी को लेकर मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि देश आक्रोशित है इस घटना को लेकर। उसके बाद जब इन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा था टीएमसी नेता को, तो उन्होंने एक विक्ट्री का साइन दिखाया। उसके बाद टीएमसी में भी उनकी आलोचना हुई। हालांकि पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है और उन पर शासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। संदेश खाली की जिस घटना को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है, 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली घटना की निंदा करते हुए कहा कि वहां टीएमसी के नेताओं ने माताओं बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा देश दुखी व आक्रोशित है। माँ, माटी व मानुष का ढोल पीटने वाले टीएमसी के नेता ने बहनों और बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी हैं। टीएमसी को शर्म आनी चाहिए। उसने जो किया उसे देखकर महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आत्मा भी रो रही होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी हुगली जिले के आराम बाग में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की और ममता दीदी से मदद मांगी तो बदले में मुख्यमंत्री और बंगाल सरकार ने टीएमसी के आरोपी नेता शाहजहां शेख को बचाने की पूरी कोशिश की और सख्ती लगा दी। ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा और कोई इसके पीछे कोई तो हाथ होगा जो 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। भाजपा नेताओं के लगातार आंदोलन व दबाव के चलते पुलिस आखिरकार शाहजहां को एक दिन पहले गिरफ्तार करने को बाध्य हुई। मोदी ने पूछा कि आज बंगाल की जनता यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है कि क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज़्यादा अहम हो गया है। सरकार ने किए 39,125 करोड़ के 5 रक्षा करार। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों, मिग-29 लड़ाकू विमानों के इंजन, रडारों समेत विभिन्न रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 39,125 करोड़ रुपए के 5 करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इन सौदों से सैन्य बलों की ताकत बढ़ने के साथ ही स्वदेश में इनका उत्पादन होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, रक्षा उपकरणों के लिए विदेश पर निर्भरता कम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की उपस्थिति में इन रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 सौदे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए हैं। 2 समझौते लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ किए गए हैं, जिसके तहत क्लोज इन वेपन सिस्टम और उच्च क्षमता वाले रडार की खरीद की जाएगी। एक समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ भी किया गया है, जिसके तहत मिग-29 विमान के लिए जो हवाई इंजन है उसकी खरीदारी की जाएगी। इधर करार के फायदे दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं कि मिग-29 के RD-30 एरोस्पेस इंजनों में HAL के 5,249 करोड़ रुपए का करार किया गया है। इन एरोस्पेस इंजनों का उत्पादन HAL को कोरापुट डिवीजन में इसका निर्माण होगा और युद्धक विमान मिग-29 के बाकी बचे जीवन में यह एरो इंजन जान फूंक देगा। उसके बाद है क्लोज इन हथियार प्रणाली का सौदा जो है वो 7,668 करोड़ रुपए लगभग में किया गया है। क्लोज इन हथियार प्रणाली कम दूरी की मिसाइल व दुश्मन के विमानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में एक सक्षम प्रणाली के तौर पर साबित होगी। उसके बाद है HPR यानी कि उच्च शक्ति रडार के लिए लर्सन एंड टर्बो से 5,700 करोड़ रुपए का करार किया गया है। यह वायुसेना के लंबी दूरी के मौजूदा रडारों की जगह लेगा। इसकी जगह आधुनिक HPR लेंगे, जिसमें निगरानी के अत्याधुनिक फीचर हैं। इसके आधुनिक सेंसर रडार के छोटे क्रॉस सेक्शंस लक्ष्यों को भी साध सकेंगे।
ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल करने के लिए 19,518 करोड़ रुपए का करार किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण और प्रयोग के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद है ब्रह्मोस युक्त पोत हासिल करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से दूसरा करार किया गया है और ये करार है 988 करोड़ रुपए का। भाजपा की पहली सूची तैयार हो गई है। इसमें 150 नामों पर मुहर लग सकती है। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, ये न्यूज़ स्किप करेंगे। उसके बाद बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ है जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार को रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए हैं। रेस्टोरेंट में जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां से पुलिस को एक बैग मिला है। इस बैग में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी फिट होने की आशंका की जांच की जा रही है। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विस्फोट के संबंध में जानकारी मांगी है। एनआईए की स्थानीय इकाई के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने जानकारियां एकत्रित की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस वर्ष मार्च से मई तक सताएगी गर्मी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हिंसा हुई है, इसको भी स्किप करेंगे। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22% बढ़ी है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में जो चल रहे बजट सत्र में शुक्रवार को पेश नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी कि 4.61 लाख रुपए हो गई है। वित्त मंत्री जो आतिशी हैं उन्होंने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि सरकार के कामकाज में पैदा हुई बाधाओं के बावजूद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2023-24 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11,07,746 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022-23 से 9.17% वृद्धि दर्ज करेगा। 22-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10.14 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वेतन पेंशन के मुद्दे को सुलझाएं नहीं तो एमसीडी को भंग कर देंगे हाईकोर्ट। कर्मचारियों के वेतन और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बकाया पेंशन भुगतान के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर एमसीडी की जेब में कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं तो राजधानी में सड़कों, अस्पतालों व विकास गतिविधियों की देखभाल कैसे करेगी। अदालत ने कहा कि आप यानी कि दिल्ली सरकार कहते हैं कि केंद्र सरकार को भुगतान करना होगा, लेकिन अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें यानी कि कर्मचारियों को नुकसान होगा। कर्मचारी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें किसी आतंकवादी समूह ने बंधक बना रखा है और उनके लिए कोई फिरौती देने की तैयारी हो रही है। उन्हें वेतन दिया जाना है, इसलिए इस पर तत्काल और जल्दी कार्रवाई की जाए। सांसदों विधायकों की भी होती है निजता यानी कि निजी जिंदगी। 24 घंटे निगरानी कैसे संभव, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें दिया गया है कि बेहतर प्रदर्शन और बेहतर प्रशासन के लिए सांसदों विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने इसमें कहा है कि सांसदों विधायकों की भी निजता होती है, 24 घंटे निगरानी कैसे हो सकती है, क्या उनके शरीर में चिप लगा दी जाए, यह कैसी मांग है। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र नाथ कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सांसदों विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी होनी चाहिए। यह याचिका शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थी। पीठ ने मामले पर सुनवाई की शुरुआत में ही याचिका पर सवाल उठाते हुए कुंद्रा को चेताया था कि अगर वह इस याचिका पर बहस करेंगे और कोर्ट ने उनकी दलीलें स्वीकार नहीं की तो अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी वसूली भू राजस्व के रूप में की जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे अदालत
का अहंकार ना समझा जाए, यह जनता का कीमती समय बर्बाद होने की बात है। इसके बाद कुंद्रा ने याचिका पर स्वयं बहस करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के वेतनभोगी सेवक होते हैं, वे जनता की बात करने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वे शासक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों विधायकों की लगातार निगरानी के लिए हर जगह जहां वे जाते रहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, 24 घंटे उनकी डिजिटल निगरानी हो। इस दलील पर पीठ ने कहा कि आपको एहसास है कि आप क्या दलील दे रहे हैं। आप सांसदों विधायकों की 24 घंटे निगरानी की मांग कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। सांसद विधायकों की भी निजता होती है। आपके मुताबिक क्या 24 घंटे निगरानी के लिए उनके शरीर में चिप लगा दी जाए। किसान व मछुआरों के हित पर भारत कायम। तो विश्व व्यापार संगठन में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 में भारत ने साफ कर दिया है कि उसे किसान और मछुआरों के हितों से कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। MC13 के प्रमुख चर्चा बिंदुओं पर सभी देशों के बीच सहमति नहीं बनने से वार्ता में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। शुक्रवार देर रात तक ठोस नतीजे को लेकर प्रयास जारी था। विभिन्न देशों की रजामंदी नहीं होने से 29 फरवरी को समाप्त होने वाली बैठक 1 मार्च को भी जारी रही। हर 3 घंटे पर अंतिम सत्र की समाप्ति को बढ़ाया जाता रहा है। MC13 में चीन निवेश सुविधा विकास के नाम पर 123 देशों को लामबद्ध कर WTO के प्लेटफॉर्म पर सहमति बनाने के लिए वार्ता चाहता था, पर भारत के विरोध के कारण वह सफल नहीं हो सका। भारत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी व अनाज खरीदारी पर स्थायी समाधान चाहता है। इस दिशा में उसका प्रयास अंतिम समय तक जारी रहा। हालांकि वर्ष 2013 में इस मुद्दे पर पीस क्लॉज पर सभी देशों के हस्ताक्षर की वजह से स्थायी समाधान नहीं निकलने पर भी भारत किसानों को सब्सिडी देने के साथ अनाज की खरीदारी जारी रख सकता है। थाईलैंड की राजदूत को भारी पड़ी कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत के चावल निर्यात को लेकर गलत बयानबाजी और भारत की छवि को धक्का पहुंचाने की कोशिश थाईलैंड की राजदूत पिमचोंग वोनकोपोंग को भारी पड़ गई। उनके रवैये पर भारत की कड़ी आपत्ति के बाद WTO में थाईलैंड की इस राजदूत को वापस बुला लिया गया है। अबू धाबी में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 का आयोजन हो रहा है। 2 दिन पहले अनाज के पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स के मुद्दे पर चर्चा के दौरान थाईलैंड की राजदूत ने भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते हुए कहा था कि भारत सस्ते में अनाज की सरकारी खरीद कर उसका 40% निर्यात कर देता है। मणिपुर विधानसभा ने केंद्र सरकार से NRC लागू करने का आह्वान किया है। मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में NRC लागू करने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने कहा है कि सदन 5 अगस्त 2022 को पारित अपने पिछले प्रस्ताव को फिर से पुष्टि करने का संकल्प लेता है और राज्य और राष्ट्र के हित में मणिपुर में NRC लागू करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता है। वहीं मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने सदन में कहा है कि चंद्रपुर में 15 फरवरी की घटना के संबंध में 8 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिले में उस दिन भीड़ ने DM और SP कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी। कांग्रेस विधायक के मेदचंद्र द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि 8 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 मामले CBI को सौंपे गए हैं। घटना में 6 पुलिसकर्मी और 43 आम लोग घायल हो गए थे। हिंसा में संलिप्त 20 लोगों की पहचान की गई है। अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया संसद का सुरक्षा प्रमुख। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिरीक्षक हैं। असम मेघालय कैडर के 1998 बैच के अधिकारी अग्रवाल को 3 वर्ष के लिए संयुक्त सचिव यानी कि सुरक्षा नियुक्त किया गया है। अग्रवाल ऐसे समय में नई जिम्मेदारी संभालेंगे जब संसद के 13 दिसंबर को 2 लोगों द्वारा दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदने की घटना हुई थी। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों की होगी केंद्र सरकार में नियुक्ति।
निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को केंद्र सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त करने की मोदी सरकार की योजना के तहत जल्द ही 25 विशेषज्ञ सरकारी सेवा में शामिल होंगे। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं जो सरकार की विकास योजनाओं में भागीदारी निभाकर उनकी गति बढ़ाएंगे और उन्हें प्रभावशाली बनाएंगे। केंद्र सरकार की अस्थायी भर्ती प्रक्रिया के तहत 3 वर्षों के लिए इन लोगों की नियुक्ति होगी। मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया 2018 में अपने पहले कार्यकाल में शुरू की थी। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने यह आंकड़ा पार किया है। 5 वर्ष पहले लागू योजना में बीते 17 सितंबर तक 3.6 करोड़ कार्ड ही बनाए गए थे। इधर सिर्फ 8 महीने में ही सर्वाधिक 1.94 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं। बिग कैट अलायंस को संरक्षण से सधेगी वैश्विक कूटनीति। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन और देश में ही इसका मुख्यालय खोलने की मंजूरी देकर भारत दुनिया भर में बिग कैट संरक्षण की मुहिम का न सिर्फ अगुवा बन गया है बल्कि वह बिग कैट डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के उन 96 देशों के एक साथ लाने में जुट गया है जहां मौजूदा समय में बिग कैट पाई जाती हैं। भारत को इस मोर्चे पर मंजूरी के पहले दिन ही बड़ी सफलता हाथ लगी है जब नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया समेत दुनिया के 16 देशों ने इस अलायंस से जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही बिग कैट के संरक्षण से जुड़े दुनिया के 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी अलायंस से जुड़ने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने IBCA से जुड़ी जानकारी शुक्रवार को साझा की। इस पहल को भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें वह बिग कैट की मौजूदगी वाले देशों के साथ बाहर के उन देशों को भी साथ लाने की तैयारी में है जो अपने यहां बिग कैट पालना चाहते हैं। भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास का समापन आज। भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के संबंधों को मजबूत करने और आपसी जो समझ बढ़ाने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रही है। गत 28 फरवरी को भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच शुरू हुआ समुद्र लक्षण अभ्यास 2 मार्च को समाप्त होगा। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज केडी भाग ले रहा है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि कब तक चलेगा यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन युद्ध भले ही तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया हो लेकिन पुतिन के रवैये से साफ है कि उन्हें जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल लिखा है काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक दिव्य कुमार सोती द्वारा। 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब यही सोचा गया था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन यह लड़ाई 2 साल से अधिक लंबी खिंच गई है और अभी इस पर विराम की कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने यूक्रेन को जो आर्थिक एवं सामरिक सहायता पहुंचाई उसने इस युद्ध के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। रूसी सेना को यूक्रेन में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और कीव के मोर्चे से पीछे भी हटना पड़ा है। पश्चिम की रणनीति यही थी कि रूस को उसी तरह युद्ध में फंसाया जाए जैसा कभी अफगानिस्तान में किया गया था, जिसमें रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। पश्चिम का यह भी मानना था कि आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था पर बुरे असर से रूसी समाज में इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगेंगे। जन असंतोष से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी गद्दी छोड़ने पर विवश हो जाएंगे और उनकी जगह लेने वाला नेता युद्ध से पीछे हट जाएगा। अतीत से सबक लेते हुए पुतिन लंबे संघर्ष के लिए शायद पहले से तैयार थे। उन्होंने न केवल सामरिक तैयारी कर रखी बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था को बचाने की वैकल्पिक योजनाएं भी बनाई हैं। उन्होंने घरेलू राजनीतिक परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जार और सोवियत संघ के पतन के समय ऐसा नहीं था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब पुतिन खुफिया एजेंसी KGB में काम करते थे। वह इससे अवगत रहे होंगे कि तब क्या कमी रह गई थी। जब पुतिन सत्ता में आए तब रूस का मुस्लिम बाहुल्य चेचन्या भारत में कश्मीर की भांति जिहादी आतंक से बुरी तरह ग्रसित था। चेचन
आतंकियों ने 2002 में मॉस्को के एक थिएटर में 850 लोगों को बंधक बना लिया था। बंधक छोड़ने के बदले आतंकवादियों ने अपने साथियों की रिहाई की मांग की थी। पुतिन ने उनकी मांग मानने के बजाय कमांडो ऑपरेशन का आदेश दिया। उस अभियान में आतंकियों के साथ साथ 172 बंधकों की जान गई। फिर 2004 में रूस के बेस्लॉन शहर में एक स्कूल में 777 बच्चों सहित 1100 लोगों को आतंकियों ने बंधक बना लिया। आतंकियों का मानना था कि बच्चों को लेकर उठे भावनात्मक ज्वार के आगे पुतिन को झुकना पड़ेगा और उनकी मांगें माननी पड़ेंगी। पुतिन ने पुनः कड़ा फैसला लेते हुए कमांडो कार्रवाई का आदेश दिया। सभी आतंकी मारे गए, लेकिन 186 बच्चों सहित 334 लोगों की जान भी चली गई। इस पर रूसी सरकार की कुछ आलोचना हुई, लेकिन एक कड़ा संदेश भी गया कि विघटन के बाद रूस को कमजोर समझने की भूल ना करें। आतंकियों को भी समझ आ गया कि बंधक बनाकर रूसी सरकार से मांगे नहीं मनवाई जा सकती हैं। फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यूक्रेन के मामले में पश्चिम को लगा था कि धन और हथियार की पूर्ति से युद्ध को लंबा खींचकर रूस को हताश किया जा सकता है, लेकिन जो देश अपने स्वाभिमान के लिए नागरिकों की भी जान दे सकता है या दांव पर लगा सकता है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक समय पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान यूक्रेन पर था, लेकिन अक्टूबर में इजराइल पर हमास के हमले के बाद उन्हें रणनीति बदलनी पड़ी। अब उन्हें पश्चिमी एशिया में भी ऐसे संसाधन झोंकने पड़े हैं। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी में पश्चिमियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बदलता हुआ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी रूस के अनुकूल है। अमेरिकी रक्षा उत्पादन तंत्र एक साथ इतने मोर्चे पर आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं दिखता, जबकि रूस अपने संसाधन न सिर्फ यूक्रेन पर केंद्रित रखे हुए हैं, बल्कि अपना रक्षा उत्पादन निरंतर बढ़ा रहा है, जो अब रूसी जीडीपी के लगभग 1/3 के बराबर पहुंच गया है। केवल फरवरी में ही रूसी रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। रूसी हथियार कारखानों में लोग डबल ओवर टाइम कर रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद से अपमानित महसूस कर रहे रूसी समाज को पुतिन पुरातन रूसी स्वाभिमान की याद दिला रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार कॉल्सन को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में पुतिन ने यही सिद्ध करते हुए कहा कि किस प्रकार यूक्रेन सदा से रूस का हिस्सा या प्रभाव क्षेत्र रहा है। वह अपने भाषणों में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले रूसी समाज को यह भी बताते हैं कि किस तरह यह युद्ध सिर्फ रूस को नाटो के सैन्य खतरे को लेकर नहीं, बल्कि रूस के जीवन मूल्यों को अमेरिकी सोशल इंजीनियरिंग और वोक एजेंट से जुड़ी विकृतियों से बचाने को लेकर भी लड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है, कठिन होता वैवाहिक रिश्तों का निर्वहन। ये एक सामाजिक आर्टिकल है, सोशल आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि विशेषज्ञता के साथ भारत ही बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगला वैश्विक केंद्र। वैष्णव सेमीकंडक्टर निर्माण में विशेषज्ञता ही भविष्य में किसी देश की आर्थिक प्रगति को बहुत हद तक तय करेगा। हम निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनने जा रहे हैं। मेरे भरोसे के पीछे कई वजहें हैं। इस उद्योग की पहली जरूरत डिज़ाइन इंजीनियरों की है। दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े इंजीनियर हैं, उनमें से 1/3 भारत में ही हैं। हमने 104 विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर उद्योग के पाठ्यक्रम चलाने की शुरुआत कर दी है। इससे बेहतरीन इंजीनियरों की आपूर्ति और बढ़ेगी। दूसरी जरूरत इस उद्योग के लिए फैब्रिकेशन सेंटर की है। एक दिन पहले हमने 3 फैब केंद्र बनाने का फैसला किया है। माइक्रोन का पहले से है। तीसरी जरूरत होती है ATMP यानी कि चिप बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, मार्किंग करना और पैकेजिंग करके अंतिम उत्पाद बनाना। हमारे पास अब तीनों इकोसिस्टम हो गए हैं। अब पूरी दुनिया मानने लगी है कि सेमीकंडक्टर निर्माण का अगला वैश्विक केंद्र भारत होगा। मजबूत आर्थिक आंकड़ों से नए शिखर पर बाजार। कल शेयर मार्केट 1200 पॉइंट हाई था। जो बैंक निफ्टी थी उसने 1200 पॉइंट अर्जित किया था और निफ्टी ने 350। तो जो शेयर मार्केट समझते हैं उन्हें समझ में आया होगा। बाकी ये एग्ज़ाम के लिए या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जीडीपी के बाद जीएसटी संग्रह ने भी बनाया है रिकॉर्ड। जीडीपी में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद अब वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह 12.5% की तेजी के साथ 1.68
1000 करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि घरेलू लेन देन में भारी वृद्धि से यह तेजी हासिल हुई है। यह इस बात का संकेत है कि आयात निर्यात के मोर्चे पर सुस्ती होने के बावजूद घरेलू इकोनॉमी की तेजी बरकरार है। घरेलू बाजार में ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री में इस महीने खासी वृद्धि होने से भी इसका संकेत मिल रहे हैं। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर कि अमेरिकी सांसदों की बाइडेन से मांग, पाक की नई सरकार को तुरंत ना दे मान्यता। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुई आम चुनावों में धांधली के आरोपों का मुद्दा अब अमेरिका में भी गरमाने लगा है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली सांसदों में से एक समूह ने राष्ट्रपति को बाइडेन से पाकिस्तान में बनने जा रही नई सरकार को तब तक मान्यता न देने का अनुरोध किया है जब तक कि चुनाव धांधली की एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं हो जाती है। राष्ट्रपति बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बुधवार को संयुक्त रूप से लिखे पत्र में सांसदों ने पाकिस्तान में चुनाव पूर्व और बाद में हुई व्यापक धांधली पर चिंता जताई है। कांग्रेस के इस प्रभावशाली समूह में मुस्लिम सांसद भी शामिल हैं। इन सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस से मांग की है कि धांधली की निष्पक्ष जांच आने तक नई सरकार की मान्यता रोके रखें। अमेरिका में प्रसिद्ध भारतनाट्यम कलाकार अमरनाथ घोष की हत्या कर दी गई है। अमेरिका में एक बार फिर भारतीय को निशाना बनाया गया है। सेंट लुइस में कोलकाता के मशहूर भारतनाट्यम कुचिपुड़ी कलाकार अमरनाथ घोष की मंगलवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह जानकारी अमरनाथ की मित्र व लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य जी ने शुक्रवार को दी है। चलिए तो ये आज का यानी 2 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।